हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा के दरभंगा पर। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का इंजीनियर मुकेश कुशवाहा और मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के संग। दोस्तों, आज का ये वीडियो होगा क्लास 12th के इंग्लिश वालों के लिए समर्पित और इसमें ये होगा पोएट्री सेक्शन का, जिसका कि नाम होगा ऑड टू ऑटम। ऑटम का मतलब पतझड़, ऑड का मतलब गीत, यानी कि पतझड़ का गीत। पतझड़ एक मौसम है, मौसम के बारे में हम आगे देखेंगे। पतझड़ का गीत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम किसी भी चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। पहले कहानी को या कविता को लिखने वाले का नाम जानते हैं, फिर उसके बाद उनकी जीवनी पढ़ते हैं और फिर लास्ट में उस कहानी या कविता को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम इसी सिलसिला को जारी रखते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो इस चैप्टर को लिखने वाले का नाम है दोस्तों जॉन किट्स। मेरे साथ 2 बार बोलिए, जॉन किट्स। जॉन किट्स नाम याद हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इनकी जीवनी पढ़ते हैं। दोस्तों, जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर सन 1795 ईस्वी को इंग्लैंड की राजधानी लंदन के एक जगह मून फील्ड्स में हुआ था। एक बार फिर से बोलिए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन के एक जगह मून फील्ड्स में 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को जॉन किट्स का जन्म होता है। अब यहीं पे लगे हाथों इनकी मृत्यु भी जान लेते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी 23 फरवरी 1821 ईस्वी को इटली की राजधानी रोम में। इटली एक अलग देश है, इंग्लैंड एक अलग देश है, लेकिन दोनों आसपास ही हैं। अगर इटली नहीं जानते हैं तो आप लोग सोनिया गांधी जी को जानते होंगे। सोनिया गांधी जी कभी इटली की ही हुआ करती थी। इंग्लैंड से आप लोग तो भली भांति परिचित हैं। जन्म इंग्लैंड में, मृत्यु इटली में, दोनों आसपास का ही देश है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि जन्म 1795 में और मृत्यु 1821 में, अर्थात मात्र 26 साल ये जिए हैं। तो हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि ये मात्र 25 साल 3 महीना और 22 दिनों की ही जिंदगी इन्होंने गुजारी थी। और इसी में उन्होंने इतना कुछ कर लिया कि आप लोगों को एक 7 समंदर पार के व्यक्ति को इंडिया में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। इन्होंने किया ही कुछ ऐसा था। मात्र 25 साल की आयु में इन्होंने कुल 54 कविताएं लिख डाली थी और एक से बढ़कर एक वो शानदार कविताएं। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था थॉमस किट्स। थॉमस, आप लोग हो सकता है कि थॉमस बोलते होंगे, लेकिन थॉमस नहीं बोलना है, थॉमस किट्स। इनकी मृत्यु जो है 1804 ईस्वी में घोड़े से गिरकर हो जाती है। इस समय जॉन किट्स मात्र 9 साल के थे। पिताजी मर गए मात्र 9 साल में। अब इनकी मम्मी भी जो है 1809 ईस्वी में टीबी के कारण, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण मर जाती हैं। और इस समय जॉन किट्स की आयु मात्र 14 साल की होती है। अर्थात बोले तो 14 साल की आयु में जॉन किट्स अनाथ हो चुके थे। अनाथ मतलब न पिताजी और न ही माताजी इनकी जिंदा थी, दोनों मर चुके थे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनके शौक क्या क्या थे। तो जॉन किट्स का शौक क्रिकेट खेलना था, बॉक्सिंग में था, बॉक्सिंग मतलब मुक्केबाजी, और तीसरा शौक था ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ना। ग्रीक क्या होता है? तो ग्रीक जो है ना दोस्तों, कि इंग्लैंड के बगल में इटली है और इटली से थोड़ा सा बगल में आइएगा ना तो एक देश है यूनान। इस यूनान का पुराना नाम ग्रीस था। यूनान का पुराना नाम ग्रीस था। तो ग्रीस की जो कोई चीज होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीक। एडजेक्टिव है ये। नाउन से क्या बना है? एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से इंडियन, इंग्लैंड से इंग्लिश, फ्रांस से फ्रेंच, वैसे ग्रीस से ग्रीक बन जाता है। तो ग्रीक मैथोलॉजी, मैथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथाएं, ये मिथ शब्द से बना है। तो ग्रीक मैथोलॉजी को ये पढ़ने के भी शौकीन थे। तो इनकी 3 हॉबीज आप जान चुके हैं, क्रिकेट, बॉक्सिंग एंड थर्ड ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ना। जब ये बहुत छोटे थे तभी जो है एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस ग्रीक पोएट थे जिनका कि नाम था वर्जिल। बोलिए मेरे साथ, वर्जिल। उनकी एक कविता थी जिसका कि नाम था एनिट।
इस एनिड कविता का इन्होंने ट्रांसलेशन करना भी शुरू कर दिया था। बहुत छोटे से थे उस समय। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कोई भी इंसान अगर कवि बनना चाहता है तो उनके अंदर में कुछ ना कुछ कीड़ा तो जरूर होती है, लिखने की ललक होती है शुरुआत से ही। आप भी अगर कवि होंगे, कवि बनना चाहते होंगे, तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ छटपटाहट जरूर होगी। किसको पढ़ें, किसको लिखें, किसको सुने, किसको गाएं, बहुत होगी। इनके अंदर भी ये तरफ थी, महत्वाकांक्षा तो थी कि कवि बनना है, लेकिन कैसे बने। तो दोस्तों इसमें इनको सहायता मिलती है। एक बहुत ही फेमस कवि थे इंग्लैंड के 16वीं शताब्दी के, एडमंड सेंसर, एडमंड स्पेंसर, सेंसर नहीं दोस्तों, एडमंड स्पेंसर। उनकी एक कविता थी फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। ये कविता दोस्तों जब ये पढ़ते हैं जॉन कीट्स, तो इनके अंदर की जो आग थी ना कविता लिखने की, वो बाहर आ जाती है और अब तो ये कवि बनने को जो है आतुर हो जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रुककर इस फेरी क्वीन कविता के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ये फेरी क्वीन कविता जो है दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी कविताओं में से एक है अंग्रेजी की। इसमें कुल 36,000 लाइन्स हैं, यानी कि पंक्तियां हैं, और कुल 4,000 इसमें स्टेंजाज हैं। स्टेंजा 4,000 और पंक्तियां 36,000। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कविता ना, इसमें 33 लाइन है, मात्र 33 पंक्तियां और 3 ही स्टेंजाज हैं। जबकि उस कविता में जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी, उसमें 36,000 लाइन्स एंड 4,000 स्टेंजाज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कविता होगी। और दोस्तों इतनी बड़ी कविता एक किताब में आ भी नहीं सकती है, इसके लिए 6 किताब की जरूरत पड़ी, और ये 6 किताब के अंदर जो है लिखी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जब जॉन कीट्स ने इस स्पेंसर की कविता पढ़ी तो ललक तो जग चुकी है। जैसी ललक जगी कि ये जो है सबसे पहले क्या किए कि उनकी ही कविता का जो है नकल कर ली है, और इन्होंने एक कविता लिखी जिसका कि नाम होता है लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। इमिटेशंस का मतलब होता है नकल, और लाइन्स का मतलब पंक्तियां, यानी कि स्पेंसर की कविताओं की नकल करके इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। सब ऐसा ही करता है, जो भी कवि बनना चाहता है ना, शुरुआत में तो यही करता है। उनका जो भी फेवरेट होता है ना, उनकी कविताओं की ही नकल करता है। इन्होंने भी करी। ये बात थी 1814 ईस्वी की, जब ये 19 साल के थे। अब समय आगे बढ़ता है और 1817 ईस्वी आता है, और 1817 ईस्वी में जो है ये बहुत सारी कविताओं को मिलाकर एक पोएट्री यानी कि एक किताब निकालते हैं, और इस किताब का नाम जो है ये पोएम्स दे देते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, किताब का ही नाम पोएम्स है। जैसे कि आप लोगों की ये अंग्रेजी की किताब का नाम है रेनबो, वैसे ही ये जो 1817 में एक किताब निकाले थे पोएट्री की, उसका नाम था पोएम्स 1817। अब इसके बाद 1818 आता है, और 1818 में इनकी एक कविता आती है जिसका कि नाम होता है एंडीमियन। मेरे साथ बोलिए, कौन सी कविता? एंडीमियन। ये एंडीमियन कविता जो है इतनी बढ़िया थी कि इसकी प्रशंसा अंग्रेजी के महानतम कवियों में शुमार विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी करी थी। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, जब आप लोग इंग्लिश से ऑनर्स करेंगे या मास्टर्स की डिग्री लेंगे, तो उस समय जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ये जैसे आप लोग जानते हैं शेक्सपियर है, मिल्टन है, इसी कैटेगरी के हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इन्होंने प्रशंसा की थी इनकी कविता की। सोच सकते हैं एक मात्र 23 साल की आयु में जो कविता लिखा है, अगर उनकी कविता को इतना महान आदमी तारीफ कर देता है, उसको कितना मोटिवेशन मिलेगा। खैर 1818 भी बीता और समय आता है 1819 का। 1819 में ये जो है बसंत ऋतु में, अर्थात मार्च अप्रैल के महीना में 5 कविताएं लिखते हैं। 5 कविताएं जो कि गीत के शक्ल का होता है, जिसका कि नाम होता है
ऑड टू अ नाइटिंगेल, पहला। दूसरा है ऑड ऑन इंडोलेंस, दूसरा। तीसरा है ऑड ऑन मेलनकोली, तीसरा। चौथा है ऑड टू साइक, और पांचवा है ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। अर्न का मतलब कलश होता है, ग्रेसियन बना है ग्रीस से, मेलनकोली का मतलब होता है निराशा, इंडोलेंस का मतलब होता है आलस, साइक का मतलब होता है मानस यानी कि आपकी मानसिक स्थिति, और नाइटिंगेल का मतलब होता है बुलबुल। इन सब पे जो है ना इन्होंने कविताएं लिखी थी 1819 के बसंत महीना में, और ये सारी की सारी कविताएं जो है रोमांटिक कविताएं थी। और इसलिए जो है दोस्तों कि जॉन कीट्स को अंग्रेजी के महानतम रोमांटिक कवियों में से एक माना जाता है, यानी कि बहुत बड़े रोमांटिक कवि थे। ये 5 कविताएं आप याद रखिएगा मेरे साथ। पहला, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन मेलनकोली, ऑड टू साइक, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, और पांचवा ऑड टू अ नाइटिंगेल। अब दोस्तों ये 1819 का ही समय आगे बढ़ता है और सितंबर आता है, सितंबर का महीना, डेट रहता है 19 सितंबर। 19 सितंबर को ये जो है इंग्लैंड के थे ना ये, तो इंग्लैंड की एक नदी है इचेन, इंग्लैंड की एक नदी है इचेन, यहीं पे ये घूमने के लिए जाते हैं। डेट याद रखिएगा 19 सितंबर 1819, अभी जो बीता है ना हाल फिलहाल में, 19 सितंबर 1819 को ये इंग्लैंड की एक नदी इचेन के किनारे जाते हैं घूमने के लिए। और अब तो आप बताइए कि एक कवि अगर नदी के किनारे जाएगा तो कविता तो लिखना लाजमी सी बात है। इन्होंने भी कविता लिख दी, और वही कविता जो लिखी ना उन्होंने 19 सितंबर 1819 को, उसी कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसी का नाम था ऑड टू ऑटम। दोस्तों सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है ऑटम का, शरद ऋतु का, पतझड़ का। तो इसमें जो इन्होंने लिखी है इसी को हम लोग आगे देखने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मौसम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला वसंत, दूसरा ग्रीष्म, तीसरा वर्षा, चौथा ऑटम यानी कि फॉल यानी शरद या पतझड़, पांचवा हेमंत, और छठा शीत या शिशिर या जाड़ा, अंग्रेजी में बोले तो विंटर। तो 6 मौसम का नाम बताइए। पहला बसंत अर्थात स्प्रिंग, दूसरा ग्रीष्म अर्थात समर, तीसरा मानसून अर्थात वर्षा अर्थात रेनी मौसम, रेनी सीजन, चौथा ये ऑटम या फॉल या पतझड़ या शरद, पांचवा हेमंत यानी कि प्री विंटर, और छठा होता है शीत ऋतु यानी शिशिर ऋतु अर्थात जाड़े की ऋतु, अंग्रेजी में बोले तो विंटर सीजन। तो ये कविता है शरद ऋतु की, 19 सितंबर 1819 को लिखी थी, और ये प्रकाशन जो है इसका 1820 में होता है। 1820 में ये मार्केट में आता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये कविता जो है इनकी जिंदगी की आखिरी कविता बन गई। इसके बाद इन्होंने कोई भी कविता नहीं लिखी। तो आप लोग कहिएगा कि क्यों नहीं लिखा, तो इसके पीछे का कारण यह है कि कविता लिखने में कोई पैसा नहीं आता है, या आता भी तो बहुत कम, और पहले के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं आता था, यानी कि पैसा तो कमा नहीं पा रहे थे। और इनके एक भाई थे जॉर्ज, जो कि अमेरिका गए, तो अमेरिका गए तो उनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो भाई को पैसे देने के लिए जो है इनको कविता लिखने से हाथ धोना पड़ा, और कविता लिखना इन्होंने बंद कर दिया और कुछ लाभकारी कामों पर काम करना शुरू कर दिया, और इसके बाद इन्होंने कोई कविता नहीं लिखी। हालांकि इसके 1 साल के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि मृत्यु कैसे होती है। दोस्तों इनकी मम्मी को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीबी था, और आप सब जानते होंगे कि अगर घर में मम्मी या पापा को किसी को टीबी है तो बच्चों को भी वो टीबी होने का खतरा बना रहता है। यही खतरा जो है इनके साथ भी हो गया। जॉन कीट्स को भी टीबी हो गया था, और टीबी में आप लोग जानते हैं कि बलगम यानी कफ जो है गिरता रहता है, बलगम में कभी कभी खून आ जाता है। तो 23 फरवरी 1821 ईस्वी को जो है इनके बलगम से खून गिरा,
और जैसे ही खून गिरता है, जॉन कीट्स समझ जाते हैं कि अब हमारी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है, अब हमारी मृत्यु निश्चित रूप से हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि आज ना, ये टीबी कोई भयावह बीमारी नहीं है, इलाज हो जाता है। आज से 200 साल पहले ये इसका कोई इलाज नहीं था। टीबी मतलब मौत। ये भी जो है 23 फरवरी 1819 ईस्वी को मर जाते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो ये ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि थैंक्स गॉड फाइनली इट कम्स। ये बोलते हैं कि थैंक्स गॉड फाइनली इट कम्स, यानी कि अंततः यह आ गया। अब जो है आई मस्ट डाई, अब जो मैं पक्के से मर जाऊंगा। और ये भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं, और इसके बाद जो इनकी जीवनी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रोमांटिक कवि थे, तो इनके लिए जो है प्यार बहुत बड़ी चीज थी। सुंदरता, प्यार, ये सब जो है इनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। ये कहा करते थे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अर्थात सुंदरता की एक चीज जो है, सुंदरता नाम की कोई भी चीज जो आपको हमेशा हमेशा के लिए आनंद दे सकता है। और फिर ये कहते थे, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। अर्थात सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है। सुंदरता ही सच्चाई है और सच्चाई ही सुंदरता है, ये कहा करते थे। एक रोमांटिक कवि यही कहेगा। अब दोस्तों, हम लोग कविता को देखते हैं। कविता जो है 3 स्टेंजाज में बटा हुआ है। 3 स्टेंजाज हैं इसमें, और तीनों स्टेंजा जो है 11-11 लाइन्स की है, यानी कि 11 या 33, कुल मिलाकर के कविता में 33 लाइन्स है। पहला स्टेंजा जो है दोस्तों, जो फसलों के परिपक्व होने को दर्शा रहा है कि इस महीना में जो फसलें, यानी कि पेड़ पौधे या जो फल जो होते हैं ना, ये परिपक्व जो होता है, पकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा स्टेंजा कटाई के बारे में बता रहे हैं, यानी हार्वेस्टिंग के बारे में, कटनी होता है ना फसलों की, इसके बारे में बता रहे हैं। और तीसरा स्टेंजा जो है उसमें ऑटम में, ऑटम सीजन में क्या क्या म्यूजिक है उसके पास, क्या क्या गाने हैं उसके पास, ऑटम के पास, इनके बारे में बताया गया है। यानी कुल मिलाकर बोले तो तीसरे स्टेंजा में जो है ऑटम की असली विशेषता को बताया गया है। ओरिजिनल विशेषता जो है ना, इस महीना में क्या कीड़े पतंगे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बादल होते हैं, क्या सब होता है, इस सब के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों, मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम कविता पढ़ने लगेंगे तो, इसलिए जो है आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम कविता को कल या परसों अपलोड कर देंगे। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ जो है आज हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप लोगों ने समय दिया, हमें सुना, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।